वर्ष 1983 था और मैं आईआईटी खड़गपुर में मेरी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में था। मेरा दोस्त और मैं एक गर्मी की शाम हवा के झोंकों का आनंद लेते हुए बतिया रहे थे। उस समय अंदरूनी ग्रामीण इलाकों से खड़गपुर शहर तक की सड़क आईआईटी के परिसर के अंदर से इसे दो भागों में विभाजित कर गुजरती थी। जिस छात्रावास में मैं रहा करता था वह इस सड़क के किनारे पहला था और उसके सामने एक बड़ा खुला मैदान था। उस शाम हमने देखा कि चावल के भूसे से लदा हुआ बैलगाड़ियों का एक कारवां धीरे धीरे उस मैदान पर आकर खड़ा हो गया। मैंने इन गाड़ी चालकों से बात करने की उत्सुकता महसूस की। वे 20-25 किलोमीटर दूर के गांव में रहने वाले आदिवासी थे। हमारी बातचीत आगे बढ़ी और हमने चालकों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनके सामने की ये बड़ी इमारतें क्या थीं। उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। मेरे मित्र ने उन्हें इन इमारतों की विशेषताएं बताई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उनके बच्चे इन इमारतों में किसी दिन अध्ययन कर सकते हैं। आज भी मैं उस आदिवासी चालक के सूखे चेहरे पर उस दुख भरी मुस्कुराहट को नहीं भूल सकता जिसके साथ उसने मुझे कहा था कि मैं इस प्रकार का मजाक न करूं तो अच्छा होगा। उस आदिवासी बैलगाड़ी चालक के जवाब ने मुझे अंदर तक झकझोर कर दिया था। मैंने सोचा कि इस तरह के उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की उपयोगिता क्या है अगर आज़ादी के 36 साल बाद भी इसके स्नातक एक ऐसा भारत नहीं बना पाए जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी बड़े से बड़ा सपना देखने की हिम्मत कर सकें। उस आदिवासी बैलगाड़ी चालक ने मुझे अपनी जीवन की दिशा खोजने में मदद की। मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन का बाकी समय आदिवासियों की मदद के लिए समर्पित करूंगा। इस आईआईटीएन के समर्पण ने हिंदुस्तान के 100 से ज़्यादा गांव और 1 लाख से ज़्यादा आदिवासियों को सालों से चल रहे उनके शोषण से बाहर निकाला। उनके हक के लिए सरकार से लड़े, जेल भी गए और अपनी पूरी जिंदगी उनका जीवन बेहतर बनाने में लगा दी। लेकिन ये लड़ाई थी किस चीज़ की? हजारों सालों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की ऐसी क्या परेशानी थी और क्यों आज़ादी के 36 साल बाद राहुल बैनर्जी जैसे आईआईटीएन को इनके हक के लिए लड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या शोषण था जो इन आदिवासियों का हो रहा था उन्हीं के देश में? ये सब जानने के लिए और समझने के लिए हमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के इवोल्यूशन को समझना होगा और राहुल बैनर्जी के बचपन में जाना होगा। सबसे पहले 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया। इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लीगली इंडिया का सारा फॉरेस्ट लैंड अपने नाम पे कर लिया। फिर 1878 में इसी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लीगली वो कंप्लीट लैंड ओनरशिप प्रोवाइड कर दी इंडियन फॉरेस्ट की। इस एक्ट ने स्टेट किया कि वो सारी लोकल कम्युनिटीज़, वो सारी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो जंगलों में रह रही हैं वो एक प्रिविलेज के तौर पर रह रही है। मानो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एहसान कर रही है उन सभी लोगों पर जो जंगलों में रह रहे हैं कि वो उन जंगलों में रह सकते हैं और ये एक ऐसा प्रिविलेज है, ये एक ऐसा एहसान है जो वो जब चाहें तब उनसे छीन सकते हैं और उन्हें उस फॉरेस्ट से बेदखल कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने लकड़ी काटना, शिकार करना और फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को यूज़ करना, इन सभी एक्टिविटीज़ को लीगल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया और ये चीज़ें करने पर आदिवासियों से या तो फाइन लिया जाता था या उन्हें जेल डाल दिया जाता था एज अ पनिशमेंट। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स रुके नहीं। 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार का एक और कदम था फॉरेस्ट पर अपना पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए और लोकल कम्युनिटीज को उनके रास्ते से बेदखल करने के लिए। इस एक्ट ने फॉरेस्ट की एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। इस एक्ट ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ये पावर दे दी कि वो लोकल कम्युनिटीज को जितना चाहे पनिश कर सकते हैं इस एक्ट को और इन लॉज को फॉलो ना करने पे। अगर कोई भी लकड़ी काटते हुए, शिकार करते हुए, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को बिना टैक्स दिए यूज़ करते हुए पाया जाता है तो उसे पनिश किया जा सकता है, उससे फाइन वसूला जा सकता है, उसे मारा जा सकता है। ये पूरे एक्ट, ये कंप्लीट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए बिफोर इंडिपेंडेंस, इन सभी एक्ट्स के थ्रू ब्रिटिश सरकार का असली मकसद था फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना, उनके रिसोर्सेज को खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करना, जैसे कि रेलवेज़, टिम्बरवुड का ट्रेड या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, आर्किटेक्चर, इन सभी के लिए यूज़ करना एकमात्र मकसद था ब्रिटिश सरकार का इन सभी एक्ट्स के लिए। इसमें फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के अधिकारों की, उनकी डेली लाइफ की, उनकी नीड्स की कोई भी जगह नहीं थी
और उसे बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया गया था। लेकिन 1947 में हम आज़ाद हो चुके थे, ब्रिटिश सरकार जा चुकी थी और अब हमारा खुद का स्वतंत्र भारत था। 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 में हमारा खुद का संविधान हमारे पास था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अब तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में इन आदिवासियों को, जिनके साथ ब्रिटिश के टाइम में इतना शोषण हुआ, उन्हें उनके अधिकार मिल जाने चाहिए थे, उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिल जानी चाहिए थी। उनका शोषण जो हो रहा था वो बंद हो जाना चाहिए था। चलो एकदम 15 अगस्त 1947 से नहीं, लेकिन 1950 में मिल सकता था जब हमारा संविधान आया। 1952 में हो सकता था जब हमारे यहाँ पहले इलेक्शंस हुए। लेट 50s में हो सकता था या अर्ली 60s में हो सकता था, जिस दौरान हमारे देश में IITs और एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने। लेकिन नहीं, आदिवासियों की पीड़ा, उनका शोषण इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा। कोई भी एक्ट ऐसा नहीं आया, कोई भी ऐसा लॉ नहीं आया जिससे उनका शोषण खत्म हो सके, उन्हें उनके अधिकार मिल सके और उनकी ज़िंदगी एक्चुअली में बेहतर हो सके। आज़ादी मिलने के बाद भी इन आदिवासियों की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ उनकी ज़मीन के अधिकार नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था और वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी और 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने फॉरेस्ट का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाया, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात की, लेकिन लोकल लोगों के अधिकारों को इग्नोर किया। 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद फॉरेस्ट का यूज़ और भी रेस्ट्रिक्ट हो गया लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। माइनिंग, डैम्स और इंडस्ट्रीज़ के नाम पर ट्राइबल्स को उनकी ज़मीन से हटाया जाने लगा। ये डिस्प्लेसमेंट और स्टेट मशीनरी का रिप्रेशन डायरेक्टली आदिवासी और दलित समाज की नाराज़गी का कारण बना, और इसी आग ने 1967 में नक्सलाइट मूवमेंट को जन्म दिया। जब सरकार लैंड रिफॉर्म्स और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोमिसेस कर करके बार बार फेल होती गई, तब कुछ सोशल एक्टिविस्ट जैसे चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथन जैसे लोग आगे आए और इन्होंने एक माओइस्ट इंस्पायर्ड आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट किया। उन्हें सरकार का फेलियर एक जस्टिफिकेशन मिला इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का और उसके लिए सरकार से लड़ने का। नक्सलाइट मूवमेंट मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित थी, जो आर्म्ड रिवॉल्यूशन को एक ज़रूरी हथियार मानता है ताकि ज़मींदार, सरकारी रिप्रेशन और शोषक व्यवस्था को उखाड़ के फेंका जा सके और एक समान अधिकारों वाली समाजवादी व्यवस्था तैयार हो। और इसे लाने के लिए मौजूदा सरकार को गिराने की ज़रूरत होती है, और वो सिर्फ एक आर्म्ड स्ट्रगल से हासिल किया जा सकता है। ये एक बेसिक विचारधारा है जिस पर नक्सलाइट मूवमेंट 1967 में वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। इस मूवमेंट में उस वक्त प्रमुख मुद्दे थे फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट और गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जिनका ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। इसमें ज़्यादातर लैंडलेस लेबर्स और गरीब किसान थे, जिनका ज़मींदार, लोकल पुलिस, लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर्स और इवन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अगर उनमें से कोई इन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाता तो उससे या तो डरा धमका के भगा दिया जाता, या इवन कभी कभी मारा पीटा जाता या जेल डाल दिया जाता। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1974। ये वो साल था जब इंडिया में जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था, जो इंदिरा गांधी की सरकार की तानाशाही, भ्रष्टाचारी, देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और ओवरऑल कांग्रेस की मोनोपोली के खिलाफ एक जन आंदोलन। इस आंदोलन में यूथ, पॉलिटिकल पार्टीज, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल सभी ने एक साथ हिस्सा लिया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है, जिसमें 2 साल के लिए सिविल राइट्स सस्पेंड हो गए, और वो सभी लोग जो उनकी सरकार के खिलाफ खड़े थे, जैसे पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट या इंटेलेक्चुअल्स, उन सभी को बिना देखे जेल में डाल दिया गया। 1977 में री इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी की सरकार को पूरे देश ने मिलकर एक साथ हराया, और उस साल हिंदुस्तान में पहली बार आज़ादी के बाद में एक ऐसी सरकार बनी जो नॉन कांग्रेस थी, और इस सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया। अब समय के इस तरफ 1967 का नक्सलाइट मूवमेंट था और इस तरफ 1974 का जेपी आंदोलन, और इन दोनों के बीच में था राहुल बनर्जी का बचपन, जो इन सभी चीज़ों से प्रभावित हो रहा था। जो नक्सल मूवमेंट के जो दौर था उसमें मेरे जो नाना है उनके एक छोटे भाई उसमें इन्वॉल्व थे, तो वो जेल भी गए थे।
तो वो तो एक था कि उसका एक असर हमारे ऊपर पड़ा कि हमारे ही परिवार के लोग उसमें हैं। तो नक्सल मूवमेंट के बाद जब हम थोड़ा बहुत होश में आए कि सोचने करने का, तो उसमें ये था कि ये एक मूवमेंट हुआ है, तो उसका क्या कारण है, वो सारी चीज़ें को हम पढ़ने लगे। एक तो वो हो गया, तो उससे हमको लगा कि हाँ ठीक है, ये एक चीज़ है जो हमारे देश में जो किसान है, छोटे किसान है, उनके जो ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं है, और कि विशेष करके इसलिए कि उनके पास ज़मीन पे हक ही नहीं है। तो नक्सल मूवमेंट का मुख्य जो ये था उद्देश्य यही था कि किसानों को अपने ज़मीन पे हक दे ताकि वो और अच्छा ज़िंदगी जी सके। तो वो तो एक अब मेरे दिमाग में अच्छा लगा कि ये चीज़ एक होना चाहिए। तब बचपन में जाहिर सी बात है कि ऑन ग्राउंड एक्सपोजर थोड़ा सा कम था, लेकिन जब 1978 में आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन हो गया था तब हालात कुछ और थे। उन्होंने आईआईटी में एक ऐसा संगठन ज्वाइन किया था जिनके कैंपस के पास वाले गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जाया करता था। उस संगठन के साथ जब वो उस इलाके में गए तब जाके उन्हें वो सारी ग्राउंड रियलिटी से रूबरू होने का मौका मिला जो उन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट से लेकर जेपी अनवर तक सुनी हुई थी। वो सभी गरीबी, वो सभी शोषण, वो सभी पीड़ित वर्ग को नज़दीक से देखने का, उनके पीड़ा को पास से महसूस करने का मौका मिला। अपन सोचने लगते हैं कि हमको करना क्या है। तो उस समय हमको लगा कि ये जो हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, इससे ये जो समस्या हम देख रहे हैं इन समस्याओं का हल नहीं होगा। जो पढ़ाई हमें कराया जा रहा है वो सब ब्रिज, बिल्डिंग, रोड वगैरह ये सब बनाने का जो है वो सब से जो है इनकी क्या होगी ना। इनके तो अभी मतलब खाने पीने की नौबत है कि ठीक से कपड़े पहनने के नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो उसको जो है अगर हमको समाधान करना है तो उसके लिए फिर हमको कुछ और करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से बदलाव हुआ कि मतलब हकीकत हमको समझ में आया ज़्यादा कि क्या जो गरीबी की जो हकीकत है वो हम कॉलेज के जाने के बाद समझ में आया। अपने कॉलेज के आखिरी साल तक राहुल ये डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें अपनी बची हुई जिंदगी इन्हीं आदिवासियों को समर्पित करनी है और उनके लिए काम करना है। जिस संगठन के साथ वो काम कर रहे थे वही संगठन वेस्ट बंगाल के बीरभूम इलाके में भी काम कर रहा था। तो 1983 में अपना कॉलेज पास करके राहुल सीधा बीरभूम चले गए और 2 साल वहाँ आदिवासियों के लिए काम किया। वहीं उन्हें खबर मिली कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर इलाके में किसी अच्छे कार्यकर्ता की ज़रूरत है और वहाँ के हालात वेस्ट बंगाल से ज़्यादा खराब है। तो बस खबर मिलते से ही 1985 में राहुल बीरभूम से सीधा अलीराजपुर आ गए मध्य प्रदेश। और वहाँ जब वो पहुँचे तो वो उस हकीकत से रूबरू हुए जिसने उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि अलीराजपुर की स्थिति सच में बहुत खराब। अब यही है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जो रिजर्व फॉरेस्ट के इलाका है, वहाँ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसा है, वन कानून ऐसा है कि आदिवासी अपने ही घर में चोर साबित होता है। कानून ऐसा बना हुआ है कि आप तो घर से निकल के जंगल में जा ही नहीं सकते हो, जबकि उनको जंगल से ही वास्ता रहता है। जंगल से लकड़ी भी लाना है, खाना भी बहुत सारा उनको जंगल से मिलता है, फिर उसमें से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं इनको अपने जब बीमार पड़ते हैं उस सब के लिए। तो इसलिए जंगल के साथ इनके बहुत करीब संबंध है। और वहीं कानून बताता है कि आप जो है जंगल में रह नहीं सकते हो, तो उसके कानून का फ़ायदा उठा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके साथ मारपीट करना, ये करना, इनसे घूस लेना, तरह तरह का मुर्गी फुर्गी इधर उधर ये सब ये सारा करते रहते थे। तो ये खेती भी करते हैं जंगल से, वो पुराने ज़माने से कर रहा है। लेकिन जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ तो इनको वो खेती से वंचित कर दिया गया। तो अभी करे क्या, अगर खेती नहीं करे तो जिएंगे कैसे? तो वो खेती करते थे और घूस देना पड़ता था, मार खाना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी मतलब। और ये तो ऐसा है कि जब हम आए 83 में यहाँ काम करने के लिए, इनको ये भी मालूम नहीं था कि ये एक लोकतंत्र में रह रहा है। हाँ, इनको तभी भी तो ये था कि पहले क्या था कि आज़ादी के पहले ये जो इलाका है अलीराजपुर एक राज्य था, छोटा सा एक राज्य था, मथवार स्टेट करके, और अलीराजपुर में भी एक स्टेट था। ये स्टेट के अंदर थे अंग्रेजों के समय। जब आज़ादी हुई तो ये सब मध्य प्रदेश में आ गए। हाँ, कुछ उधर गए, गुजरात में आ गए, कुछ इधर आ गए, मध्य प्रदेश राज्य बना या महाराष्ट्र राज्य बना या राजस्थान राज्य बना, ऐसा।
तो इनको वो जो एक बदलाव आया है कि ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र बन गया है, जिसमें न केवल जो आम जो अधिकार है जो संविधान के अंदर दिया जाता है वो तो है ही, उसके ऊपर से आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है, क्योंकि वो संविधान में माना गया कि ये जो लोग हैं ये अभी भी एक अलग स्तर पे है, जो आधुनिक स्तर पे अभी पहुंचे नहीं हैं, इसलिए इनको ये आधुनिक स्तर पे अपने ही हिसाब से आए और पॉजिटिवली आए, ऐसा नहीं कि उसका नेगेटिव असर हो उनके ऊपर, उसके लिए काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। तो वो सब क्यों कुछ इनको मालूम ही नहीं था। और ये जो भी कर्मचारी थे, चाहे पुलिस हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या पटवारी हो, ये सब इनका जो अज्ञान है इस मामले में, अपने कल्चर और जो खेती है उसके बारे में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन ये जो आधुनिक व्यवस्था है इसके बारे में अज्ञान है, कोई पढ़ाई वगैरह कुछ थी नहीं, तो उसका फ़ायदा उठा के इनके ऊपर शोषण होता था, तो बहुत हालत ख़राब थी। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मिल चुका था, अब बारी थी सॉल्यूशन की, अब बारी थी बदलाव की। अलीराजपुर के इलाकों में जिस तरह की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति से निकलने के लिए, आदिवासियों को उनके हक मिलाने के लिए और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी सबका संगठित होना। उन सभी पीड़ित लोगों का, सभी पीड़ित वर्ग का जो इस शोषण से गुजर रहे हैं, उन सबका एकत्रित होना, एक साथ आना ज़रूरी है। उन्हें ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि वो अब एक प्रिंसली स्टेट का पार्ट नहीं है, वो एक देश में रह रहे हैं जिसका एक संविधान है। वो संविधान उन लोगों को कुछ हक देता है और उन्हें अपने हक मांगने की आज़ादी भी देता है, और इसके साथ में एक संगठन बना के अपने हक हासिल करने की जंग शुरू करी। सबसे पहले राहुल ने अपने साथियों के साथ एक संगठन की नींव रखी, खेतूत मजदूर चेतना संघ, और इसी संगठन के अंदर उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू करी। संगठन बना, उस संगठन बन के बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सब जगह। मतलब एक बार आपको उस तरह से होता है तो आप वो सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चली और जिसके कारण जो है 2-3 कानून बने नए। राहुल बैनर्जी और उनके जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट की एकत्रित ललकार और लड़ाई की वजह से इन आदिवासियों की पुकार फाइनली सुनी गई और ऐसे 3 नए कानून बने जो इनके जख्मों पर मरहम बने। सबसे पहला पैसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसके अंदर आदिवासी पंचायत को विशेष अधिकार दिया गया अपना विकास करने के लिए और अपनी संस्कृति बचाने के लिए। दूसरा था इंडियन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसके अंदर ये कहा गया कि आदिवासी कम्युनिटीज जो पीढ़ियों से इन जंगलों में रह रही हैं और काम कर रही है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था वो उन्हीं जंगलों से उन्हें बेदखल कर रहा था और ये एक अन्याय था। उस अन्याय को सुधारते हुए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था जंगलों में आदिवासियों के लिए लाई जाएगी। ये एक्ट उन्हें उन्हीं जंगलों में रहने का, उन्हें कल्टीवेट करने का, उनकी रिसोर्सेज को यूज़ करने का, वहाँ खेती करने का अधिकार प्रदान करता है। और तीसरा था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत सरकार हर ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को साल में 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस करती है और साथ में ये भी कहती है कि ये काम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जन संसाधन सुधार और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन से जुड़ा होगा। इस एक्ट ने उन सभी पीड़ित आदिवासियों के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बना दी थी जिससे उन्हें उनके वो सारे अधिकार वापस मिल गए थे जो उनसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे छीने गए थे। उनका ज़मीन पे अधिकार, उनका खेती बाड़ी करने का अधिकार, उनका जंगलों में रहने का अधिकार। ये कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और अब चैलेंज था कि इससे ग्राउंड लेवल तक, इससे हिंदुस्तान के हर गांव तक अच्छे से एग्जीक्यूट करना। और यहाँ फिर राहुल बैनर्जी और उनका संगठन आया जिन्होंने अलीराजपुर और उसके आसपास के 100 से ज़्यादा गाँव में इन कानूनों को इस्टेब्लिश करने में, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने में अपना योगदान दिया और मेहनत करके उन सभी किसानों को उनके हक दिलाए। उन्हें हक तो मिल गए थे कानून द्वारा, लेकिन उन्हें उन हक का एहसास करवाना और उसके अकॉर्डिंग उनका जीवन ढालना, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना, इसे ऑन ग्राउंड करने की ज़रूरत थी, जिसे राहुल बैनर्जी और उनके साथियों ने किया। जहाँ जहाँ राहुल बैनर्जी और उनके जैसे लोग और संस्था थी, वहाँ पर इन लॉज का एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ।
लेकिन जहाँ जहाँ स्टेट ने एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं किया, जहाँ जहाँ ये संस्थाएं नहीं थी, वहाँ पे आज भी आदिवासी पीड़ित हैं और उनका शोषण आज भी हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट डाल रही हैं। कई राज्यों में ग्राम सभा के अधिकारों को कमज़ोर कर दिया गया है, जिससे उनका कंट्रोल फॉरेस्ट पर अब नहीं रह पा रहा। बिना ग्राम सभा की परमिशन के माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो कानून के विपरीत हैं। आदिवासी और वनवासी कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट राइट एक्ट के अधिकारों के बारे में सही जानकारी ही नहीं दी जा रही, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन आज भी हो रहा है। आज़ादी के 77 साल बाद, फॉरेस्ट राइट एक्ट आने के 19 साल बाद भी हम इस प्रॉब्लम को जड़ से नहीं उखाड़ पाए हैं। राहुल बैनर्जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में लगा दी और जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल भी किया, एंड ही इज़ नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। लेकिन इस चीज़ का फ्यूचर क्या है? ऐसे कितने राहुल बैनर्जी को अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे काम में लगानी होगी जिसके लिए ऑलरेडी कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी है ताकि ये सभी कानून, ये सभी काम ढंग से किए जाएं। लेकिन जस्ट बिकॉज वो काम ढंग से नहीं होते, हमें राहुल बैनर्जी जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एंड वी आर ग्रेटफुल, वी आर लकी कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में ये काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से हमारा समाज कुछ लोगों के लिए एक बेहतर प्लेस बन रहा है रहने के लिए। वरना आज भी इन जंगलों में ऐसे आदिवासी हैं जिनका शोषण हो रहा है, जिन्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, और वो अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए आज भी लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और जूझ रहे हैं। अब राहुल बैनर्जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में लगा दी, आदिवासियों का जीवन बेहतर लगाने में लगा दी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप और मैं भी अपनी पूरी लाइफ छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के इस काम में लग जाए। हमारे देश को एक बेहतर देश बनाना, हमारे समाज को एक बेहतर पोजीशन पे लाना, ये उतना ही हमारा और आपका कर्तव्य है जितना राहुल बैनर्जी का। तो हम जहाँ हैं, जो है, वहाँ रहकर भी इन लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ये तो आप अगर तय कर लेते हो कि मेरे को इस तरह का कुछ करना है, हाँ, आप अगर मान लो आप कहीं नौकरी में हो या कोई बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, उसके लॉजिक तो दूसरा है, हाँ, लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, हाँ, क्योंकि उसको छोड़ना मतलब काफ़ी रिस्क, जैसे हमने छोड़ के यहाँ आ गया तो काफ़ी रिस्क उठाना पड़ा है। आप मान लो कि वो नहीं करना चाहते हो, ये नहीं करना चाहते हो, तो आप तो कम से कम ये कर सकते हो कि जो चीज़ें हो रहा है उसमें आप भाग लो, ठीक है, या उसमें आप भाग भी नहीं लेना चाहते हो तो उसमें मदद करो किसी भी तरीके से, हाँ। तो ऐसा आप अगर चाहते हो तो जैसे आपके हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगा, आप तय कर लीजिए कि कौन सा प्रॉब्लम है जिस पे आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप रास्ता ढूंढ लोगे उसमें करने का। राहुल बैनर्जी अपने काम के चलते 1 लाख आदिवासियों तक पहुंचे और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई, उनकी ज़िंदगी जीने लायक बनाई, एंड ही इज़ नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सो। उन्होंने 3 दशकों से आदिवासी और दलित समाज के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उससे भी लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई जीती। उनकी आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अपना काम किया और उन्हें एक बेहतर पोजीशन पर लाने की कोशिश करी। राहुल बैनर्जी के सभी काम और सारे अचीवमेंट्स को स्टेट करना और अच्छे से बताना एक अकेले इंसान और एक वीडियो की कैपेसिटी नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट की लिंक है। आई रियली रिकमेंड कि उस लिंक में जाके उनकी वेबसाइट देखें, उनका काम देखें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको जानने को मिलेगा कि हमारी सोसाइटी का ये वाला हिस्सा है कैसा, और ये एक्टिविस्ट जो अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है और वो कैसा संघर्ष करते हैं। आई रियली रिकमेंड उनकी वेबसाइट को चेकआउट करिए। और हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक संघर्ष है। हर वो पीड़ित वर्ग जो अपने हक के लिए लड़ रहा है या उसके लिए पीड़ा में है, ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये आपकी, मेरी और हम सब की लड़ाई है, ये इस समाज की लड़ाई है। और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं ना कहीं उनकी मदद करें और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उस लड़ाई में कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारी एक आवाज़, हमारा एक कदम किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो अब सोचिए कि क्या सिर्फ देखना काफ़ी है कि कुछ करने का वक्त आ गया है।